Hello friends, this is Sakshi and here on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey. In today's video, we are going to do People as a Resource, which is a very important chapter for class 9th NCERT. The topics in this chapter are overview, economic activities by men and women, quality of population and unemployment. So let's see the overview of the chapter. Population is an asset for the economy rather than a liability. यानी हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो दूसरे नंबर पे है. हमारे भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं. तो अगर इन्हीं लोग का हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये एक लिएबिलिटी के होने के बदले, लिएबिलिटी का मतलब ऐसी चीज़ जो कि किसी काम की नहीं होती, उसके बदले एक एसेट हो सकते हैं. ऐसी चीज़ जो कि हमारे बहुत यूजफुल हो. बस सही तरीके से हमें पॉपुलेशन को यूज़ करना है. It becomes human capital when investments are made in the form of healthcare, training and education. ये ह्यूमन कैपिटल बन सकती है. जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल बन सकती है. बस ज़रूरी ये है कि सभी लोग तक अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी एजुकेशन पहुंचाया जाए. लैंड एंड कैपिटल आर मेड यूजफुल बाय ह्यूमन कैपिटल. यानी लैंड और कैपिटल जो है वो ह्यूमन कैपिटल के द्वारा ही यूजफुल बनाए जाते हैं. दैट इज़ वाई ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल. और यही रीज़न है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो बाकी कैपिटल से सबसे ज़्यादा सुपीरियर है. सारे रिसोर्सेस यानी नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस और ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में सबसे पावरफुल जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेस. क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनती है जब उसका कोई यूज़ हो, उसकी कोई यूटिलिटी हो. ठीक है, तो अगर ह्यूमन ही नहीं रहेगा तो उन चीज़ों को इस्तेमाल कौन करेगा? इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसके पास कोई यूटिलिटी नहीं है और वो रिसोर्स भी नहीं है. सो ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल बिकॉज इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल अदर कैपिटल्स एंड रिसोर्सेस. People as a resource refers to a country's working people in the terms of their existing productive skills and ability. इस टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक कंट्री में जो काम करने वो लोग होते हैं उनके पास क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या एबिलिटीज़ है, वो कहलाता है पीपल एज अ रिसोर्स. दिस प्रोडक्टिव नेचर ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स टू डेवलप द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी ऑफ अ कंट्री थ्रू इट्स एबिलिटीज़. जीएनपी का तो मतलब आपको पता ही होगा. ये एक ऐसा मेजर है जिससे हम पता करते हैं कि एक कंट्री में प्रत्येक ईयर में कितने सिटीजन्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, वो कहलाती है जीएनपी. तो किस तरह का प्रोडक्टिव नेचर है इनका, क्या क्या इस जीएनपी की एबिलिटीज़ है, ये सब पता चलता है. और इसी वजह से ये जो पीपल है वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है. नाउ लेट्स सी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. यानी किस तरह से ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, training and medical care yields a return just like investment in physical capital. जिस तरह से हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है. ठीक उसी तरह से अगर ह्यूमन कैपिटल में हमने अच्छे से इन्वेस्ट किया तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है. When the existing human resources further developed by becoming more educated and healthy, it is called human capital formation. यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो जनता पहले से है उनको हम बहुत ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर कर रहे हैं, उन्हें शारीरिक स्वस्थ बना रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. यानी हम ह्यूमन कैपिटल को बना रहे हैं. For example, more educated or better trained persons earn higher income because they give higher productivity to their employers. यानी जैसे अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड होंगे, वो अच्छी इनकम कमाएंगे, अच्छा उनका बिजनेस होगा. ठीक है, अच्छे से जब कमाएंगे तो वो बड़ी कंपनीज खोल सकते हैं, एम्प्लॉयर्स खोल सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को जॉब दिला सकते हैं. In the same way, a healthier person can also give higher productivity and earn a good income. ठीक उसी प्रकार से जो इंसान हेल्दी है वो भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता है और साथ ही साथ अच्छी इनकम कमा सकता है.
पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय, यानी अगर हमें पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट करना है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। स्पेंडिंग रिसोर्सेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, यानी सबके लिए हमें प्रॉपर रिसोर्सेस उन्हें जो चाहिए वो अवेलेबल कराना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, सबको एजुकेट करना चाहिए, और साथ ही साथ सारे जो लोग हैं उन्हें एजुकेट करने के साथ साथ वो ये भी ज़रूरी है कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, वो लोग हेल्थी हो, कोई बीमारी ना हो उन्हें, ये सब। ठीक है। गिविंग ट्रेनिंग टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्क्स फॉर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी जो काम हमारे देश में पहले से हो रहा है ऐसा नहीं कि उसे एकदम बंद कर देना है, उसे एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर देना है, बस काम वही करना है, बस काम करने का तरीका बदलना है। जैसे कि जो भी फार्मर्स है उन्हें हम बताएं कि आप इस तरह से करते हैं, उससे अच्छा आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, उससे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोवाइडिंग यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस एंड सो ऑन, और साथ ही साथ हमें बहुत सारी यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस भी करनी चाहिए जिनसे लोगों का फ़ायदा हो। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी किस तरह से एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, यानी अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमें हाई रिटर्न मिलेगा, यानी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। द इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, जिस तरह से हम लैंड और कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक उसी तरह से ह्यूमन की इन्वेस्टमेंट भी होती है। जैसे आज हमने कोई ज़मीन खरीदी, मान लीजिए 10 लाख में, 10 साल बाद उसका प्राइस हो गया 1 करोड़, तो किस तरह से हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक उसी तरह आज अगर हम ह्यूमन एजुकेशन और हेल्थ में 1 करोड़ डिपॉजिट करते हैं, 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, उससे उतने लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो 10 साल बाद जाके वो 1 करोड़ हमें 10 करोड़ का फ़ायदा देगा। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। Educated parents are found to invest money more heavily on the education of their children, यानी ऐसे देखा गया है कि जो पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिनको सब पता है, तो वो जो है ज़्यादा पैसे फिजूल खर्च पे नहीं वेस्ट करते, वो जो है वो बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ पे पैसे खर्च करते हैं, और साथ ही साथ वो बच्चों की ज़रूरत से भी पता होता है कि बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसे वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और वर्चुअस स्केल साइकिल इज क्रिएटेड इन दिस केस, और यहाँ पे एक वर्चुअस साइकिल जो है वो बनता है। In contrast, a vicious cycle is created for those parents who are themselves not educated and lacking in hygiene. पर ये जो है वो वर्चुअस साइकिल है, पर वही पेरेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं है, अच्छा हाइजीन उन्हें नहीं मिला है, तो वो लोग तो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास खुद ही पता नहीं है कि क्या होता है, तो फिर वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। ठीक है। तो अगर अच्छा है तो वर्चुअस स्केल, और खराब है तो विशियस स्केल। Countries like Japan have invested heavily in human resources because they did not have adequate natural resources. जापान को तो हम सब जानते हैं, छोटा सा आइलैंड है वो, पर फिर भी आज वो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। क्यों? क्योंकि उसने जो है इन बेकार का जो काम पे हम खर्च कर रहे हैं उस चीज़ों पे नहीं, उसने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट की। ठीक है। क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थी नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज आप आज भी जानोगे कि दूसरी कंट्री से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। उसने जो भी पैसा था उसके पास, उसने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया। लोग ज़्यादा एजुकेटेड हुए, लोग ज़्यादा हेल्थी हुए, और यही वजह है कि जापान जो है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड बाई द कंट्री, यानी अभी मैंने आपको बताया कि कंट्री में जिस भी नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो लोग उसे दूसरे देशों से इम्पोर्ट करा लेते हैं। ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी उन्होंने लोगों में इन्वेस्ट किया है, और ज़्यादातर इन्वेस्ट किया उनके एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में, यानी ज़्यादातर लोगों को एजुकेशन मिले, उनकी अच्छी हेल्थ हो, इन सब चीज़ों पे कंट्रीब्यूट किया है। These people have made efficient use of other resources like land and capital, और land और capital जैसी जो चीज़ें हैं, जो resources हैं, उनको इन्होंने efficient use किया है। Efficiency and technology evolved by people have made these countries developed. अब यहाँ पे efficiency भी थी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी थी, और जब इन दोनों का अच्छा से कोऑर्डिनेशन हो गया तो जापान जो था वो बड़ी अच्छे से डेवलप करने लगा। ठीक है। नाउ लेट्स सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, यानी मैन और वुमेन के द्वारा किए जाने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
एक्टिविटीज़ विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी वो एक्टिविटीज़ जो कि नेशनल इनकम की वैल्यू को ऐड करते हैं वो कहलाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या फिर मार्केट एक्टिविटीज़ भी कहते हैं हम इन्हें। तो ये जो है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। ठीक है, पहले प्राइमरी सेक्टर देखते हैं। तो ये वो सेक्टर है जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। इन सब में क्या किया जा रहा है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। फिर देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। All activities which use products produced in the primary sector for manufacturing or goods are classified in this sector. यानी ये जो होते हैं वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते, ये इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। किस तरह से देखते हैं, जो प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर में बना है उसी को ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर से हमें कुछ क्रॉप मिला, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, पैकिंग करेंगे, ये काम हुआ सेकेंडरी सेक्टर का। ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। यानी जितना भी ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है सब सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फिर हमें पढ़ना है टर्टियरी सेक्टर। All activities which support the primary and secondary sectors are classified in this sector. यानी जो भी एक्टिविटीज इन दोनों सेक्टर को सपोर्ट करती है वो आती है टर्टियरी सेक्टर में। ठीक है, दिस इंक्लूड ट्रेड, ट्रांसपोर्टन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ट्रेड करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, कम्युनिकेशन करना। जैसे प्राइमरी सेक्टर को अपना सामान सेकेंडरी सेक्टर को बेचना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, ट्रेड की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन, सेल्स। यानी जो भी बिजनेस वाली बात है वो टर्टियरी सेक्टर में, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करना है वो है प्राइमरी सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो होती है सेकेंडरी सेक्टर में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ 2 पार्ट्स। यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। सबसे पहले मार्केट एक्टिविटी देख लेते हैं। These activities involve paying to person who performs an activity। यानी इसमें ये आता है कि जो भी इंसान काम कर रहा है उसको पेमेंट करना, उसको मतलब जो भी उसने किया है उसका सैलरी देना। अब देखते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो ये वो एक्टिविटीज़ होती है जो प्रोडक्शन की जा रही है उसके लिए पेड नहीं की जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजप्शन होता है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रख रही है, क्या वो उसके लिए सैलरी लेती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजप्शन। जो इंसान फील्ड में काम कर रहा है उसको तो पैसे मिलते हैं, ठीक है, पर वो जो है वो अपनी फैमिली पे स्पेंड कर रहा है, वो कमा रहा है, वो अपनी फैमिली पे स्पेंड कर रहा है। वो क्या है? मार्केट एक्टिविटी। इट इज़ जनरली सीन दैट मैन अर्न फॉर द फैमिली एंड वुमेन लुक आफ्टर द फैमिली। यानी हमारे सोसाइटी में जनरली यही देखा जाता है कि मैन जो है वो फैमिली के लिए कमाता है, जबकि जो वुमेन है वो फैमिली का ख्याल रखती है। अब यही जो डिवीज़न ऑफ लेबर है मैन और वुमेन में, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से होता है। पुराने ज़माने में जो भी हुआ उसकी वजह से ये सब होता है। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 देखना ना भूलें। आज के पार्ट में हमने सिर्फ यही टॉपिक्स कवर किए: ओवरव्यू, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। सो नाउ थैंक यू, विश यू लाइक द वीडियो।